62 साल के शाबानू को उसके पति ने शादी के 43 साल बाद डाइवोर्स दे दिया। कानून किसी एक जगह पे किसी एक इंडिविजुअल को तो फ्रीडम दे रहा है और यही कानून सेम केस में दूसरे रिलीजन के इंसान के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस इंडियन लॉ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन दोनों केसेस में इक्वालिटी लेकर आ सकती है। अगर शुभम अपनी बीवी को डाइवोर्स देना चाहे तो उसे पहले कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और फिर 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर शाकिल की बात करें तो शाकिल अपनी बीवी को सिर्फ 3 वर्ड बोल के डाइवोर्स दे सकता है, तलाक तलाक तलाक। और इसी प्रोसेस के दौरान शुभम अगले 6 महीने तक अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर शाकिल की बात करें तो शाकिल अगले ही दिन अपनी दूसरी शादी कर सकता है क्योंकि उसे 4 शादियाँ अलाउड है। वैसे ये कोई इमेजिनरी एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको इंटरनेट पर सिर्फ 1-2 क्लिक्स पर ही मिल जाएंगे और इसका कारण है इंडियन लॉ सिस्टम का पर्सनल लॉ सेक्शन। देखिए, हमारा इंडिया बेसिकली एक कल्चरली डाइवर्स नेशन है और इसी डाइवर्सिटी की वजह से कानून किसी एक जगह पे किसी एक इंडिविजुअल को तो फ्रीडम दे रहा है और यही कानून सेम केस में दूसरे रिलीजन के इंसान के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। देखिए, यहाँ पे शुभम का केस बेसिकली इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर शाकिल के केस की बात करें तो शाकिल का केस मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चल रहा है और सिर्फ एक ही चीज़ है जो इन दोनों केसेस में इक्वालिटी लेकर आ सकती है, वो है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हम हिस्ट्री में देख सकते हैं जहाँ पे पर्सनल लॉ की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और सबसे फेमस या फिर कहूँ तो इनफेमस केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम केस। 62 साल के शाहबानू को उसके पति ने शादी के 43 साल बाद डाइवोर्स दे दिया और शाहबानू अपने 5 बेटों के साथ रास्ते पर आ गई और जब शाहबानू के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो फिर वो कोर्ट चली गई। कोर्ट ने शाहबानू के हक में फैसला सुनाया और उसके पति को एलिमनी यानी कि जीवन भत्ता देने का ऑर्डर दिया। लेकिन मुस्लिम रिलीजन के धर्मगुरुओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके पर्सनल लॉ के खिलाफ जा रही है और फिर चारों ओर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और उस वक्त उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए यानी कि उस पब्लिक आउटरीच को रोकने के लिए ताकि मामला थोड़ा शांत हो जाए, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एक कानून पास किया कि अगर कोई मुस्लिम रिलीजन का आदमी अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता है तो वह महिला एलिमनी की हकदार नहीं होगी। और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ये एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरनाइट ही चेंज कर दिया। हालांकि ट्रिपल तलाक अभी के टाइम में बैन हो चुका है लेकिन इसके पोस्ट इफेक्ट हम अभी भी बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है। ज़रा आप लोग सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई कपल शादी तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करे लेकिन जब डाइवोर्स लेने की बात आए तो उसे अपना पर्सनल लॉ फॉलो करना पड़े। वैसे ये कोई सिर्फ एक इमेजिनरी एग्जाम्पल नहीं है बल्कि ये केस है सत्यप्रकाश मीना वर्सेस अलका मीना का। दोनों ही मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और इस केस का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग आराम से इस केस को पढ़ सकते हैं। देखिए, बेसिकली दोनों ही मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और दोनों ने शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करी थी। लेकिन जब पति ने कोर्ट में डाइवोर्स केस फाइल किया तो कोर्ट को मजबूरन केस को डिसमिस करना पड़ा क्योंकि उसकी वाइफ का यानी उसकी पत्नी का ऑब्जेक्शन था कि हम लोग मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि राजस्थान के शेड्यूल्ड ट्राइब है और हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब के लॉ के हिसाब से हम आपस में एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते हैं, ये हमारी कम्युनिटी अलाउड नहीं करती है। सो आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूसीसी सिर्फ किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को अप्लाई करने की बात वैसे तो ब्रिटिश रूलिंग पीरियड से ही चल रही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि इंडिया में लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने धर्म को लेकर कुछ भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए ब्रिटिश इरा में तो यूसीसी के ऊपर कोई खास चर्चा नहीं हुई। देन उसके बाद टाइम आया 1947 का। अब इंडिया आज़ाद था और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था और इस बात का जिम्मा सौंपा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी शामिल किया गया।
इसके अंदर में सभी लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी दी गई। लेकिन यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंडियन हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर जी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर इस तरह से लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी दी गई तो लोग कई सारी प्रथाओं को, जैसे कि सती और पर्दा, ऐसी बहुत सारी प्रथाओं को लीगल बना लेंगे। राजकुमारी अमृत कौर जी के विरोध के कारण उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन ऐड किया गया, पार्ट 4 आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट सही समय आने पर इसको इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन इस बात के ऊपर उस समय एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई। एक तरफ तो वो ग्रुप था जो चाहता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी और के.टी. शाह जैसे लोग थे, जबकि यूसीसी के विरोध में जो ग्रुप था उसमें नेहरू जी भी शामिल थे। नेहरू जी का ये कहना था कि देश अभी आज़ादी की नई नई सांस ले रहा है, अगर ऐसे में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो माइनॉरिटीज़ को लगेगा कि मेजॉरिटीज़ के कानून उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं और देश में हिंसा भी बढ़ सकती है। नेहरू जी और अंबेडकर जी दोनों की ही इमेज बहुत ही ज़्यादा चर्चित थी अपने समय पे। दोनों की इमेज स्ट्रॉन्ग होने के कारण यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को सीधा एक लॉ में ना ट्रांसफॉर्म करके उसको डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर ऐड कर दिया गया। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे और जिन लोगों को अप्लाई करने में ज़्यादा फाइनेंस या फिर मनी की ज़रूरत पड़ रही थी उनको हमने सीधा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर ऐड कर दिया। और जिनके लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, बेसिक थे, उनको हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा। एक तरह से देखें तो पास्ट ही गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई नहीं किया कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन साथ ही में उन्होंने एक रास्ता बना दिया कि फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट सही समय आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर सके। और तब से लेके आज तक कई गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे केस जैसे कि सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और शाहबानू बेगम केस, ऐसे बहुत सारे केसेस इंडियन लॉ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट गोवा में तो यूसीसी ऑलरेडी अप्लाई कर भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज का सामना कर रहा है। जो लोग यूसीसी के अगेंस्ट में हैं उनके कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने इंडिया के सभी धर्मों से हिंदू रिलीजन फॉलो करवाना चाहती है। बट अगर हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो 1955 में जो कानून हिंदू रिलीजन के लिए बनाए गए थे वही लॉ बाकी धर्मों के ऊपर भी लागू होने वाले हैं। और जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि यूसीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 तो खुद ही इंडियन सिटीजन को अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी दे रहा है। अब अगर हम यूसीसी को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म करने जैसा होगा। हालांकि ये एक गैप फिल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कॉमन आर्ग्यूमेंट है अपोजिशन की साइड से। अब इसके सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चाहे कितने ही कानून, कितने ही लॉ बना ले, लेकिन फिर भी पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के आगे आ ही जाते हैं, जैसे कि शाहबानू केस में हुआ था। और यूसीसी के फेवर में जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए यूसीसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगी रिलीजन और कल्चर के बीच में। यूसीसी बेसिकली किसी रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए है, जिसकी वजह से लोगों को इक्वालिटी और जस्टिस मिलेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुत सारी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे कि फ्रांस एंड जर्मनी। दोनों ही देशों में पॉलीगैमी इलीगल है और मैरिज की लीगल एज को 18 साल किया गया है। और डाइवोर्स के लिए आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप लोगों को सेम लीगल प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी यूसीसी और बहुत सारी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए, ये तो बात करी हमने अगेंस्ट और फेवर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, लेकिन कई एनालिटिक्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को ही हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ स्टैब्लिश कर सके, ना कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स के साथ।
इसी के साथ मैं आप लोगों की ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगी। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही ओपन है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में।